स्वागत है दोस्तों आपका हमारे जेआईबी एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अपने बीबीबी के यूनिट 4 जो कि ओपनिंग अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर इसे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। आप लोग डेली बैंकिंग लाइफ में इसे फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपके बैंकिंग के जो एक्सपीरियंस है आप लोग देख सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और यदि कुछ गलत कर रहे हैं तो कैसे सही किया जाए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। आप लोग डेली बैंकिंग लाइफ में जो लोग जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस पे डील कर रहे हैं दोस्तों, उनको डेली लाइफ में ये फेस करना पड़ता है। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आइए जरा देखते हैं कि किन किन टॉपिक को हमें पढ़ना है। हमें पर्सनल अकाउंट को समझना है, हमें अकाउंट ऑफ अदर कस्टमर को समझना है। ठीक है, आप पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल आ सकते हैं, जॉइंट अकाउंट हो सकता है, इलिटरेट पर्सन हो सकता है, ब्लाइंड पर्सन हो सकता है, माइनर्स हो सकता है। यदि हम अदर कस्टमर के अकाउंट की बात करें तो एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हो सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनीज, क्लब, एसोसिएशन, अनरजिस्टर्ड बॉडीज हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों ट्रस्ट हो सकती हैं, एग्जीक्यूटर्स हो सकती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, या गवर्नमेंट एंड पब्लिक बॉडीज़ हो सकती हैं। ये सब हमारी अदर कस्टमर में आते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि करंट अकाउंट कैसे खोला जाए, उसके लिए नॉर्म्स क्या हैं। जिसके पास मान लीजिए सीसीओडी फैसिलिटी है उसके लिए नॉर्म्स क्या हैं, सीसीओडी फैसिलिटी नहीं है तो नॉर्म्स क्या हैं, मॉनिटरिंग और अदर गाइडलाइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर एग्जाम्पशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फोटोग्राफ लिया जाए अकाउंट होल्डर का, और लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर कैसा होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले कंसेप्ट के साथ। दोस्तों एक बैंकर को बहुत सारे कस्टमर से डील करना पड़ता है, चाहे इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनीज हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो। जब भी आप अकाउंट ओपन करेंगे और ऐसे पर्सन के अकाउंट को कंडक्ट करेंगे तो बैंकर को इनसे रिलेटेड जो लॉज है उसको अकॉर्ड करना पड़ता है, राइट। तो दोस्तों केवाईसीज रेगुलेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया है, ठीक है। तो बैंक जो है CKYCR फॉर्म में जो जानकारी चाहिए, जो इंडिविजुअल के लिए जानकारी चाहिए वो ऑब्टेन करे। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट है केवाईसी का, क्या हमारी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस क्या है, विच हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ लेट्स बिगिन विद पर्सनल अकाउंट। मान लीजिए किसी इंडिविजुअल का अकाउंट है, ठीक है। तो अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं सिंगल इंडिविजुअल के लिए, या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल के लिए जॉइंटली। इंडिविजुअल जो है मेजर हो, पहला पॉइंट, साउंड माइंड का हो, दूसरा पॉइंट, और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, ठीक है। या दोस्तों और ही शुड नॉट बी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, राइट। इंसॉल्वेंट समझते हैं ना। और दोस्तों ही शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब किसी भी लॉ के अनुसार उसको कॉन्ट्रैक्ट से कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मिला हो, तभी आप उसका अकाउंट खोल सकते हैं, राइट। समझ में आया दोस्तों क्या क्या पॉइंट बताया। ही शुड बी मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कौन साइन करेगा, तो इंडिविजुअल ही साइन करेगा जिसके नाम पे अकाउंट खोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने अकाउंट खोला श्रुति से के नाम से, तो श्रुति ही साइन करेंगी। इन सर्टेन सिचुएशन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब एक इंडिविजुअल साउंड माइंड का नहीं हो या माइनर हो तो फॉर्म जो है हर फॉर्म कौन साइन कर सकता है, उसके जो कोर्ट ने जो उसके गार्जियन को अपॉइंट किया है या उसके जो नेचुरल गार्जियन है वो साइन कर सकते हैं। सर्टेन सिचुएशन में ऐसा देखा गया है कि मान लीजिए कि जो हमारे इंडिविजुअल हैं वो साउंड माइंड के नहीं है या माइनर हैं, तो उनका फॉर्म का साइन किसने किया है, तो गार्जियन है, उन्होंने साइन किया है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों जॉइंट अकाउंट होल्डर की। दोस्तों इंडिविजुअल तो आप समझ लिए ना, जॉइंट अकाउंट होल्डर में समझिए। जॉइंट अकाउंट होल्डर में क्या होता है कि जब आप अकाउंट को ओपन करते हैं दो से ज़्यादा इंडिविजुअल के नाम पे, उसे जॉइंट अकाउंट कहते हैं। तो डिपेंड करता है कि नीड क्या है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। तो अलग अलग ऑपरेशनल मोडालिटीज़ को ऑप्ट किया जाता है कस्टमर के द्वारा, डिपेंडिंग ऑन नीड्स, क्या ज़रूरत है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी जॉइंट अकाउंट खोला जाता है तो जॉइंट होल्डर्स के बीच जो रिलेशनशिप होती हैं और किस पर्पज़ से जॉइंट अकाउंट आप खोल रहे हैं, ये बहुत पूछना बहुत ज़रूरी है। आखिर दो पर्सन मान लीजिए आपके पास आए, बोले कि मुझे जॉइंट अकाउंट खोल दो, तो क्यों खोलें जॉइंट अकाउंट, दैट शुड बी असर्टेन, राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का फंड उसमें आएगा, उस अकाउंट में आएगा। जॉइंट अकाउंट को ओपन किया जाता है सारे अकाउंट होल्डर्स के द्वारा जो भारत के निवासी हैं, ठीक है। जॉइंट क्या, अच्छा एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या कोई मान लीजिए भारत का निवासी है और कोई NRI है, क्या वो जॉइंट अकाउंट खोल सकता है, तो हाँ है, परमिशन दिया है। लेकिन दोस्तों NRI तभी परमिशन दिया है जब NRI जो है, जो हमारा नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है, वो हमारे रेजिडेंट अकाउंट होल्डर का क्लोज रिलेटिव हो। अब दोस्तों रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव का डेफिनेशन दोस्तों दिया हुआ है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव किसे माना जाता है, किसे। फेमा एक्ट, दोस्तों उसके लिए फेमा एक्ट का रेगुलेशन होता है। फेमा क्या होता है,
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो फेमा एक्ट का रेगुलेशन यहाँ पे लागू होता है और फेमा ने रिलेटिव को डिफाइन किया है कि ये सब रिलेटिव होते हैं और ये रिलेटिव नहीं होते हैं। अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपसे यदि पूछा जाए कि क्या कोई भारत का निवासी और कोई एनआरआई जॉइंट अकाउंट खोल सकता है, तो हाँ खोल सकता है, लेकिन दोस्तों डिपेंड करता है कि कैसा रिलेशनशिप है। चलिए, उसके बाद आप मान लीजिए कि जॉइंट अकाउंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कौन साइन करेगा, तो दोस्तों जितने अकाउंट होल्डर्स हैं जो लोग जॉइंट में ऑपरेट करेंगे सबका साइन होगा, ठीक है, और केवाईसी डॉक्यूमेंट भी अपडेट करना है। चलिए, हमने जॉइंट अकाउंट को डिस्कशन कर लिया। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट केस की, इलिटरेट पर्सन। कोई इलिटरेट पर्सन है, उसका अकाउंट खोलना है, तो उसका जो रूल्स है वो आपको इलिटरेट पर्सन को क्लियरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो हमारा अनपढ़ आदमी है उसको आपको नियम और कानून समझाना पड़ेगा कि अकाउंट से रिलेटेड क्या नियम है। उसको एडवाइस किया जाएगा कि पैसा निकालने के लिए उसको पर्सनली बैंक आना पड़ेगा पासबुक के साथ हमेशा। और दोस्तों करंट अकाउंट को आप इलिटरेट पर्सन के नाम से नहीं खोल सकते, याद रखिएगा, आप करंट अकाउंट किसी इलिटरेट पर्सन के नाम से नहीं खोल सकते। दोस्तों चेकबुक आप इशू नहीं कर सकते किसी भी सर्कमस्टांस में, चाहे वो जॉइंट अकाउंट भी क्यों ना, क्योंकि वो इलिटरेट है, वो अनपढ़ है, तो वो चेक को ऑपरेट नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं। तो चेकबुक आप उसे नहीं दे सकते। आप उसका अंगूठा लेंगे, कौन सा अंगूठा लेंगे, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लेंगे, ठीक है। कहाँ पे लेंगे, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे लेंगे, क्योंकि वो साइन नहीं कर सकता, ये अनपढ़ है, तो आप उसका अंगूठा लेंगे, कहाँ पे, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे लेंगे, और वो जो अंगूठा लिया जाएगा वो किसी बैंक ऑफिसर के ऑथराइज बैंक ऑफिसर के प्रेजेंस में लिया जाएगा, राइट, जो कि अटेस्ट करेगा उसके थंब इम्प्रेशन को। तीसरी बात दोस्तों, उसका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हमेशा आपको लेना है, जो कि उसके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे होना चाहिए, और दूसरा उसके पासबुक पे होना चाहिए। जो भी विड्रॉल है उसको आप ओरली बताइए, राइट। जैसे मान लीजिए वो आ गया आपके अकाउंट में कि ब्रांच में आ गया मुझे 5,000 रुपया चाहिए, तो आप उसको ओरली बताइए कि हाँ आपके अकाउंट से 5,000 रुपया डिडक्ट हुआ है। फिर दोस्तों यदि मान लीजिए कि वो डिपॉजिट करने आ गया, ठीक है, तो उसको एक ऑथराइजेशन, देखिए क्या कर रहा है, इफ द इलिटरेट डिपॉजिटर इंटेंड्स टू अलाउ लिटरेट पर्सन टू ऑपरेट हिज अकाउंट। मान लीजिए कोई अनपढ़ आदमी है, ठीक है, वो अपने साथ एक पढ़ा हुआ आदमी को लेकर आ गया कि नहीं ये मेरे बिहाफ में अकाउंट ऑपरेट करेगा, ठीक है, तो उसको एक ऑथराइजेशन कम इंडेमनिटी लेटर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में सबमिट करना पड़ेगा, इस कंडीशन के साथ कि इट कैन बी ऑपरेटेड ओनली जॉइंटली बाय बोथ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इट कैन बी ऑपरेटेड ओनली जॉइंटली बाय बोथ, यानी ये ऑपरेट हो सकता है जॉइंटली, दोनों से जॉइंट करके ये ऑपरेट कर सकते हैं। नो इलिटरेट पर्सन अकाउंट शुड बी ओपन विद ऑपरेशन फैसिलिटी ऑफ आइदर और सर्वाइवर और बाय लिटरेट पर्सन ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कोई भी अनपढ़ आदमी हो उसके अकाउंट को आप आइदर और सर्वाइवर से नहीं ओपन कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर दीज आर द बेसिक प्रैक्टिकल थिंग, ओके, और बाय लिटरेट पर्सन ओनली। इस दोनों कंडीशन से आप उसे ओपन नहीं कर सकते हैं। तो इलिटरेट के रिगार्डिंग आपको नियम समझ में आ गया, बहुत सिंपल नियम है। चलिए अब हम लोग ब्लाइंड पर्सन, मान लीजिए कोई अंधा आदमी है, वो आ गया अकाउंट खुलवाने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग क्या नियम है। तो दोस्तों कोई बार नहीं है ब्लाइंड पर्सन को अकाउंट खुलवाने का, आपको केयर करना है, ड्यू केयर एक्सरसाइज करना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसके सिग्नेचर में आपको दिक्कत आएगी, कंसिस्टेंट नहीं होगा सिग्नेचर। जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है अंधे आदमी का, वो आपको लेना है, एक उसके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे रखना है, एक उसके पासबुक पे लेना है, एक उसका आपको उसका बायां हाथ का जो अंगूठा है, ठीक है, उसको अटेस्ट करवाना है, ठीक है, एक पर्सन के द्वारा जो कि बैंक पे वेल नोन हो। यदि ब्रांच मैनेजर सेटिस्फाइड है तो दोस्तों वो ब्लाइंड पर्सन को अकाउंट ऑपरेट करने दे सकता है खुद से, राइट। और दोस्तों यदि सेटिस्फाइड नहीं है तो उसका जो आसपास का जो रिलेटिव है, किन है, ठीक है, वो उसका अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, लेकिन आपको लेटर ऑफ अथॉरिटी ब्लाइंड कस्टमर से लेना पड़ेगा कि ये मेरे बिहाफ में अकाउंट ऑपरेट करेगा। और दोस्तों जब भी आपको इनकंसिस्टेंट दिखे सिग्नेचर या सिग्नेचर नोटिस करे तो उसका आप लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि उसका साइन मिसमैच हो रहा है तो आप वहाँ पे उसका अंगूठा भी ले सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है ब्लाइंड पर्सन के अकाउंट के केस में। दोस्तों एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो भी इंट्रीज होगा और जो भी बैलेंस होगा वो अप टू डेट रखना है उसके पासबुक में, ठीक है, और उसको पढ़कर सुनाना है क्योंकि वो देख नहीं सकता है, सो यू शुड रीड आउट अलाउड, राइट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं माइनर्स का अकाउंट का क्या नियम है। दोस्तों जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ सबसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक एक बात को ध्यान से सुनिए ताकि आप क्वेश्चन को पढ़कर समझ सकें क्या करना चाह रहा है। तो यदि माइनर्स की बात करें दोस्तों तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 ये एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, जो भी पर्सन भारत का डोमिसाइल है चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो, जिसके गार्जियन कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। तो माइनर होता कौन है कि जैसे वो
18 साल एज को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो दोस्तों जो 18 साल से कम का है वो उसे हम लोग माइनर कहते हैं। और दोस्तों एक माइनर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो माइनर्स कैन ऑल्सो रिकवर मनी फ्रॉम अदर इफ एडवांस सिंस अ माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी। देखिए दोस्तों माइनर के रिलेटेड नियम क्या है कि माइनर जो है बेनिफिशियरी हो सकता है, राइट। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, वो किसी दूसरे से रिकवर पैसा कर सकता है, ठीक है। और बाकी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर में रेपुडिएट हिज प्रॉमिस और कंसेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैच्योरिटी का एज जो है 18 साल का है माना जाता है, और यदि 18 साल से कम किसी का एज है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा माइनर, और वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ये सब माइनर से रिगार्डिंग नियम है और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा गया है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक सेविंग का हैबिट देने के लिए बैंक ये अलाउ करती है कि जो माइनर 10 साल से ऊपर का है, ठीक है, वो अपने डिपॉजिट अकाउंट को खोल सकता है और ऑपरेट कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, राइट। कंडीशन क्या है कि माइनर के अकाउंट को खोलने के लिए केवाईसी फॉर्मेलिटी का कंप्लीशन होना बहुत ज़रूरी है। किसका केवाईसी का, तो उस माइनर के केवाईसी का और उसके गार्जियन के केवाईसी का, ठीक है। और उसमें बैंक के सिस्टम में उसका डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जो फादर होते हैं दोस्तों वो नेचुरल गार्जियन होते हैं उस अकाउंट को ओपन करने के लिए, लेकिन आरबीआई ने परमिशन दिया है कि माइनर अपने मदर के साथ भी अकाउंट ओपन कर सकता है, ठीक है, गार्जियन के रूप में। समझ में आया? तो आरबीआई का परमिशन है कि माइनर को अकाउंट को मदर के साथ भी गार्जियन के रूप में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेचुरल गार्जियन में स्टेप मदर या स्टेप फादर नहीं आते हैं, माइनर लिटरेट होना चाहिए। क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या 2 माइनर मिलके जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, तो दोस्तों 2 माइनर मिलके जॉइंट अकाउंट कभी नहीं खोल सकते। क्या दोस्तों आरबीआई ने अलाउ किया है कि बैंक जो है इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड दे माइनर को, लेकिन इस चीज़ को इंश्योर करे कि माइनर अकाउंट विल नॉट बी ओवरड्रॉन, राइट, ओवरड्रॉ नहीं करे, ठीक है। और बैंक जो है डिसाइड करेगी डॉक्यूमेंट्स पे जो कि माइनर को अकाउंट ओपन के लिए ज़रूरत होगा। अब मैं आपको बताता हूँ रूल फॉर ऑपरेशन। तो सबसे पहला रूल क्या है कि माइनर का अकाउंट में ओवरड्रॉ नहीं होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा, मान लीजिए कि लिमिट से ज़्यादा ओवरड्रॉ नहीं होना चाहिए। दूसरा बात है दोस्तों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एनआई एक्ट बोलते हैं, इसका सेक्शन 26 ये बताता है कि माइनर ड्रॉ कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, किसे, तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। तो माइनर कैन ड्रॉ अ चेक, माइनर जो है एक चेक को ड्रॉ कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेक्शन नंबर 26, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट इट डाउन कि माइनर ड्रॉ, इंडोर्स, डिलीवर, नेगोशिएट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझते हैं ना, चेक इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो माइनर कैन ड्रॉ अ चेक, प्लीज़ रिमेंबर, ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या माइनर चेक को ड्रॉ कर सकता है, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल कर सकता है, सेक्शन 26 में लिखा गया है। दोस्तों जब माइनर मेजर हो जाएगा, मैच्योरिटी अचीव कर लेगा, मेजर हो जाएगा, तो गार्जियन अब उस अकाउंट को नो लॉन्गर ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जब ऑपरेट करेंगे लेकिन उसको माइनर से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, राइट। जैसे मान लीजिए कि कोई 10 साल में अकाउंट खुलवाया, वो 18 साल का हो गया, तो 18 साल होने पर अब उसका अकाउंट ऑटोमेटिकली मेजर हो जाएगा, तो उसका गार्जियन का वहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, राइट। उसके बाद दोस्तों ऐसे माइनर अकाउंट में जो बैलेंस होगा उसमें एक लिमिट होता है जो कि बैंक डिसाइड करती है। मान लीजिए माइनर का डेथ हो जाए तो गार्जियन को उस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। जैसे वो माइनर मेजॉरिटी अचीव करेगा तो माइनर जो है अपने बैलेंस को कंफर्म करेगा और आपको फ्रेश ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन लेना है कि और उसका साइन भी लेना है फ्रेश, ठीक है। ये और को आपको रिकॉर्ड में रखना है। यदि मान लीजिए गार्जियन का डेथ हो जाए तो क्या होगा, तो दोस्तों माइनॉरिटी तो क्या होगा, जो बैलेंस है, जैसे देखिए मान लीजिए कि गार्जियन का डेथ हो गया, ठीक है, जब भी माइनॉरिटी था तो जो भी बैलेंस है उसे पेमेंट कर दिया जाएगा आफ्टर हीज अटेनिंग मेजॉरिटी। चलिए, तो ये सब पॉइंट है हमारे माइनर्स के रिलेटेड। अब हम लोग इंडिविजुअल का अकाउंट हम लोगों ने देख लिया, अब अदर कस्टमर के अकाउंट को हम लोग समझते हैं। पहला आता है HUF। दोस्तों HUF का फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF में क्या होता है दोस्तों, बिजनेस इनहेरिटेबल होता है, मतलब एक दशक से दूसरे दशक में जाता है। तो दोस्तों जब कोई हिंदू जब भी कोई हिंदू जो है मरता है तो वो उसका बिजनेस छूट गया, ठीक है, तो वो उसके लीगल हायर है वो उसको अपना बिजनेस संभाल देता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि उसका मेल चिल्ड्रन है, ठीक है, तो वो उसके मेल चिल्ड्रन को प्रॉपर्टी चला जाएगा और वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा दोस्तों, दैट प्रॉपर्टी बिकम HUF प्रॉपर्टी।
तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, हमारा एचयूएफ प्रॉपर्टी हो जाएगा। दोस्तों जो हमारे फैमिली के मेंबर्स होते हैं उसे को पार्टनर करते हैं, ये की टर्म है को पार्टनर। को पार्टनर कौन होता है, जो हमारे फैमिली के मेंबर होते हैं उसे को पार्टनर कहते हैं, और जो एल्डेस्ट मेल चाइल्ड होता है उसे मैनेजर कहते हैं या कर्ता कहते हैं। तो ये सब टर्म आपको याद रखना है। पहला टर्म को पार्टनर। को पार्टनर कौन होता है, जो हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं उसे क्या कहते हैं, को पार्टनर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम लोग एचयूएफ की बात कर रहे हैं। एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें को पार्टनर कहा जाता है, और जो एल्डेस्ट मेल चाइल्ड होता है उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। 2005 के बाद से दोस्तों हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट आया, जिसमें डॉटर, बेटियां, चाहे वो शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, उसे भी को पार्टनर में रिकॉग्नाइज़ किया गया। ये 2005 में अमेंडमेंट आया था, ठीक है। तो डॉटर्स को भी को पार्टनर में माना जाता है। जब भी अकाउंट ओपन किया जाएगा एचयूएफ के नाम से, तो जितने भी एडल्ट मेंबर होंगे सभी को साइन करना है, ठीक है। ऑपरेट करता करेगा, लेकिन जितने भी को पार्टनर है, जितने भी मेंबर्स हैं, साइन सभी को करना है। जब भी बिजनेस एंसेस्ट्रल है, पूर्वज का है, तो को पार्टनर को लाइबल है उसी एक्सटेंट तक, ठीक है, और उसका कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये सभी नियम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों और क्या नियम है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या नियम है, कैसे अकाउंट को ओपन किया जाए, कैसे अकाउंट को ऑपरेट किया जाए। तो जो कर्ता होता है दोस्तों, उसकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है कि वो लोन ले सकता है और डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। कोई फॉर्मल प्रोसीड्यूर नहीं है कर्ता को डिजिग्नेट करने का। तो एक ज़रूरी चीज़ है कि आप उससे एक डिक्लेरेशन फॉर्म ले लेंगे, जितने भी एचयूएफ के एडल्ट मेंबर हैं, कि यहाँ ये हमारे लिए करता है, ठीक है। तो सभी मेंबर से एक डिक्लेरेशन फॉर्म ले लिया जाता है कि हमारे लिए ये करता है, ये पार्टिकुलर पर्सन करता है। कोई फॉर्मल प्रोसीड्यूर नहीं है। दोस्तों कर्ता के पास पावर है कि वो एसेट को ट्रांसफ़र कर सकता है। जितने भी माइनर को पार्टनर हैं उनका नाम आपको रिकॉर्ड में रखना है, और उनके गार्जियन जरूर उस डॉक्यूमेंट को उनके बिहाफ में साइन करेंगे। कोई भी को पार्टनर मान लीजिए विड्रॉ करेगा, तो वो उस फर्म के एग्जिस्टेंस को जियोपार्डी में नहीं रखता है, राइट। विड्रॉ चाहे तो कर सकता है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ऐसे अकाउंट को खोलने के लिए, तो सबसे पहले आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए, जिसके अंदर सारे एडल्ट मेंबर का साइन होगा। उसके बाद एक सबका सिग्नेचर कार्ड चाहिए, जो कि साइन किया जाएगा कर्ता के द्वारा। उसके बाद दोस्तों आपका जॉइंट हिंदू फैमिली लेटर चाहिए, जो कि जितने भी एडल्ट मेंबर होंगे वो साइन करेंगे। तीसरा दोस्तों, यदि मान लीजिए एचयूएफ के पास कोई माइनर मेंबर है, तो उसके नेचुरल गार्जियन उसके बिहाफ में साइन करेंगे। समझ में आया क्या क्या चीज़ चाहिए, ये 4 चीज़ चाहिए। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, स्पेसिमेन सिग्नेचर, जॉइंट हिंदू फैमिली लेटर, और एचयूएफ का यदि माइनर मेंबर है तो नेचुरल गार्जियन उसके बिहाफ में साइन करेंगे। और अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, कर्ता ऑपरेट करेगा, ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की। तो दोस्तों सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होता है कि अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म कैन बी ट्रीटेड एज अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म के अकाउंट को आप इंडिविजुअल का अकाउंट मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों सेविंग अकाउंट को आप ओपन नहीं कर सकते, राइट। और एक प्रोप्राइटरशिप फर्म को कोई डॉक्यूमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ना ही उसे किसी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या रूल है, प्रोप्राइटर के लिए क्या रूल है। तो सबसे पहले आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अकाउंट खोलने के लिए, वो उसके प्रोप्राइटर के द्वारा साइन किया जाएगा। प्रोप्राइटर को एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा। प्रोप्राइटर सारे डॉक्यूमेंट्स को साइन करेगा अपने फर्म के नाम से। जो चेक होगा वो साइन किया जाएगा इन द नेम ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म, ठीक है। तो चेक जो है साइन किया जाएगा किसके नाम से, इन द चेक शुड बी साइन इन द नेम ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म, ओके। तो ये सभी चीज़ ध्यान रखना है आपको कि सारा डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करना है प्रोप्राइटर के द्वारा। प्रोप्राइटर को एक डिक्लेरेशन सबमिट करना है, प्रोप्राइटर सारे डॉक्यूमेंट को साइन करेगा प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से। अब दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो एक करंट अकाउंट चाहिए, जो कि करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए, जो कि प्रोप्राइटर साइन करेगा। एक स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड चाहिए। उसके अलावा दोस्तों प्रोप्राइटरशिप डिक्लेरेशन लेटर चाहिए एज़ पर द बैंक फॉर्मेट। और उसके अलावा केवाईसी का जो डॉक्यूमेंट है वो तो चाहिए ही चाहिए। केवाईसी डॉक्यूमेंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया। बात करते हैं दोस्तों पार्टनरशिप फर्म की। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, तो हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसका सेक्शन 4 एक पार्टनरशिप को डिफाइन करता है एज ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। कोई बिजनेस चल रहा है, उसके जो प्रॉफिट्स हैं उसको यदि आपस में शेयर करेंगे तो उसे पार्टनर्स करते हैं, ठीक है। और दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र में ना रजिस्ट्रेशन करवाना पार्टनरशिप का ऑप्शनल है, ठीक है। अब इसके लिए क्या नियम है, तो दोस्तों यदि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है तो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का कॉपी आपको लेना पड़ेगा। जो पार्टनर्स हैं वो साइन करेंगे फर्म के बिहाफ में, इंडिविजुअल के बिहाफ में साइन नहीं करेंगे। प्रोप्राइटर में क्या पढ़ा था हमने, प्रोप्राइटर में पढ़ा था कि जो प्रोप्राइटर होता है वो इंडिविजुअल के बिहाफ में साइन करते हैं, लेकिन पार्टनर जो है फर्म के बिहाफ में साइन करेंगे, ठीक है। जो भी चेक्स पेबल होगा फर्म के लिए
तो वो किसी पार्टनर के अकाउंट में आप क्रेडिट नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। चेक का पेमेंट जो होगा वो फर्म के अकाउंट में ही पेमेंट होगा। कोई भी डिस्प्यूट हुआ पार्टनर के बीच में, ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टनर ने बोला कि मेरा अकाउंट आप ऑपरेट छोड़ दो, बंद कर दो, तो दोस्तों जितने भी ऑपरेशन है उसको स्टॉप कर देना है अंडर इंटीमेशन एड्रेस एज जॉइंट लेटर सेंड टू ऑल द पार्टनर एज वेल एज द फर्म। तो यदि मान लीजिए कि जो जॉइंट लेटर सारे के सारे पार्टनर ने मिलकर लिखा है कि हाँ कि मेरे हमारे में डिस्प्यूट है और जो है हम अकाउंट को रोकना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सारे ऑपरेशन को स्टॉप कर लेना है। लेकिन कब? जब इंटीमेशन एड्रेस किया गया है जॉइंट लेटर में, तभी करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है। तो जब भी डिस्प्यूट होगा तब क्या होगा, अकाउंट विल बी ऑपरेटिंग ओनली बाय ऑल पार्टनर जॉइंटली, मतलब अकाउंट जो है ऑपरेट किया जा रहा है सारे पार्टनर के द्वारा जॉइंट मैनर में। पार्टनर जो होते हैं वो म्यूचुअल एजेंट होते हैं और वो दोस्तों फर्म को बाइंड करते हैं अपने एक्ट के द्वारा, चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर हो या सीक्रेट पार्टनर हो। उसके बाद दोस्तों जब मैनेजमेंट का पावर रिस्ट्रिक्ट करता है राइट ऑफ द अदर पार्टनर एज इंटरेस्टेड विद अदर पार्टनर, इट्स कॉल्ड पार्टनरशिप। चलिए एक पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। जो मान लीजिए कि पार्टनरशिप में एडिशन हुआ, कुछ और पार्टनर बने, तो ओल्ड अकाउंट को आप जारी रखेंगे, ठीक है, यदि बैलेंस क्रेडिट में है, और यदि डेबिट बैलेंस है तो ओल्ड अकाउंट को फ्रीज करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से सवाल नोट कर लीजिए, आएगा ही आएगा। क्या कह रहा है दोस्तों कि जब भी पार्टनरशिप में एडिशन होगा तो ओल्ड अकाउंट को आप जारी रख सकते हैं यदि बैलेंस क्रेडिट में हो। यदि उसके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो आप ओल्ड अकाउंट को जारी रख सकते हैं, और यदि उसके अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो ओल्ड अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए और एक नया अकाउंट खोल लीजिए, ताकि क्लेटॉन्स रूल्स के प्रिंसिपल को अवॉइड नहीं कर सकें, राइट। सो दैट न्यू अकाउंट शुड बी ओपन। कब अकाउंट ओपन करना है? जब उसके अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। क्लेटॉन रूल क्या कहता है कि द फर्स्ट आइटम ऑन द डेबिट साइड डिस्चार्ज बाय द फर्स्ट आइटम ऑन द क्रेडिट साइड एंड सो ऑन क्रॉनिकली। देखिए ये क्लेटॉन रूल क्या कहता है, देखिए आपको पता है ना अकाउंट में एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। तो ये क्लेटॉन रूल ये कहता है कि डेबिट साइड का जो पहला आइटम है उसको कौन कैंसिल करेगा? क्रेडिट साइड का पहला आइटम, ठीक है। तो जब भी पार्टनरशिप में एडिशन हो तो ओल्ड अकाउंट को तब तक जारी रखना है जब तक इसके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। यदि डेबिट बैलेंस है तो ओल्ड अकाउंट को फ्रीज कीजिए और नया अकाउंट को ओपन कीजिए, ताकि क्लेटॉन रूल के प्रिंसिपल को अवॉइड कर सकें। दोस्तों पार्टनर्स इज एन एजेंट ऑफ फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, ठीक है। तो देखिए ये जो रूल है, रूल क्या है कि पार्टनर एक फर्म के लिए एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये आप उस ट्रांजेक्शन में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो मान लीजिए कि टू ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म एग्जीक्यूट अ प्रॉमिसरी नोट इन द फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। तो दोस्तों इसमें आपको मान लीजिए किसी पार्टनर का डेथ हो जाए, तो जैसे पार्टनर का डेथ हो जाएगा तो आप उस पार्टनरशिप फर्म को ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और ऑपरेशन इस अकाउंट में रोक देंगे किसी पार्टनर का डेथ हो जाए तो, ठीक है। उसके बाद नो पार्टनर हैज़ द पावर टू डू द फॉलोइंग, ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन ऑन नेम। मतलब आप मान लीजिए कि 3 पार्टनर ने मिलकर एक फ़र्म खोला आरजे इंटरप्राइज, लेकिन अब क्या किया, एक पार्टनर ने एक अपना अकाउंट खोल लिया अपने फर्म के आरजे इंटरप्राइज के नाम से कहीं और, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। एनी पार्टनर कैन बी काउंटरमैंड द पेमेंट ऑफ चेक ड्रॉन बाय अदर पार्टनर। तो कोई पार्टनर रोक सकता है, ठीक है, चेक पेमेंट ड्रॉन बाय अदर पार्टनर। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है पार्टनरशिप फर्म के रिलेटेड। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो सबसे पहले करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए, स्पेसिफिक सिग्नेचर कार्ड चाहिए, पार्टनरशिप लेटर चाहिए जो कि सारे मेजर पार्टनर साइन करेंगे। उसके बाद ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड्स चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन चाहिए, बायलॉज जिसे कहते हैं, ठीक है। कंप्लीट इंस्ट्रक्शन चाहिए कि कौन ऑथराइज होगा अकाउंट ऑपरेट करने के लिए, और ऑथराइज पर्सन का स्पेसिफिक सिग्नेचर होना चाहिए, उनका डिजिग्नेशन, उनका कैपेसिटी वो होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर होना, पैन कार्ड होना चाहिए दोस्तों पार्टनरशिप फर्म का। इसके अलावा KYC का डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। तो मिनिमम डॉक्यूमेंट ये सभी हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, जिसे हम लोग LLP कहते हैं। तो दोस्तों LLP को फॉर्म किया जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर, और LLP के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पे रिटर्न एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, यानी LLP के जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है, ठीक है, जो डिटरमाइन करता है उनके आपस के राइट्स को और उनका ड्यूटीज़ क्या है, ठीक है। तो LLPs के रिगार्डिंग उन सभी पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या है, ये कौन डिसाइड करता है, ये एग्रीमेंट फॉर्म डिसाइड करता है। किसी भी LLP में 2 पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, जो कि LLP एग्रीमेंट के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं। जो डेजिग्नेटेड उसे कहा जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स।
जो डिजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं उनको DPIN लेना पड़ता है। DPIN क्या होता है? डिजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कोई भी पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है अकॉर्डिंग टू LLP एग्रीमेंट, और कोई पार्टनर चाहे तो डेजिग्नेटेड पार्टनर से हट भी सकता है। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं दोस्तों, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारा काम करना, ठीक है। और जो भी पार्टनर्स होते हैं एक LLP के, हाँ, तो वो उस पार्टिकुलर बिजनेस के एजेंट माने जाते हैं। दोस्तों एक होता है हमारा स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये क्या होता है? मीन्स एक ऐसा LLP, एक ऐसा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जहाँ पे जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा नहीं हो और जिसका टर्नओवर जो है 40 लाख से ज़्यादा नहीं हो। ये होता है हमारा स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, स्मॉल LLP। फिर से मैं बता दूँ कि कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप डज नॉट एक्सीड 25 लाख एंड द टर्नओवर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा नहीं हो। 40 लाख लिमिट रखा गया है स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए। अब आप LLP का अकाउंट कैसे खोलेंगे? अकाउंट यदि खोलना है तो LLP का रिजोल्यूशन चाहिए, राइट। किसके द्वारा? डेजिग्नेटेड पार्टनर के द्वारा। LLP एक कॉर्पोरेट पर्सन है। तो दोस्तों यहाँ पे पार्टनर्स में मान लीजिए कुछ चेंजेस आ गए तो वो इफेक्ट नहीं होता है किसी भी कारणवश। मान लीजिए कोई पार्टनर मर गया या रिज़ाइन कर दिया तो LLP कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पार्टनरशिप फंड में हमने देखा था, यदि कोई पार्टनर डेथ हो जाता है तो आपको तुरंत रोकना पड़ेगा उसके अकाउंट को। लेकिन LLP में रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि LLP एक तरह का कॉर्पोरेट पर्सन है, ठीक है। तो ये ज़रूरी होगा कि आपको रिजोल्यूशन लेना है इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। यदि कोई चेंज होगा तो कोई चेंज आया तो आपको जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं उनसे आपको एक रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा, राइट। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं LLP अकाउंट के लिए। आप करंट अकाउंट फॉर्म लेंगे, आप सिग्नेचर कार्ड लेंगे जिसमें सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर जो DP होते हैं उनका साइन होगा, उनका आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेंगे, LLP एग्रीमेंट लेंगे, रिजोल्यूशन लेंगे और कंप्लीट इंस्ट्रक्शन लेंगे कि कौन पर्सन ऑपरेट करेगा उस अकाउंट को। और दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर LLP ये तो इंपॉर्टेंट है ही, परमानेंट अकाउंट नंबर तो लेना है ही। अब दोस्तों बात करते हैं लिमिटेड कंपनीज़ की। तो कंपनी एक लीगल एंटिटी है जो कि अकाउंट ओपन कर सकती है। जैसे एक पर्सन होता है वैसे एक कंपनी होती है। 3 तरह की लिमिटेड कंपनीज होती हैं, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और 1 पर्सन कंपनी। पब्लिक लिमिटेड में क्या होता है दोस्तों, इसमें एक 7 मेंबर लिमिटेड होना चाहिए। मिनिमम कितने मेंबर होना चाहिए? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 मेंबर्स, ठीक है। और कोई अपर बार नहीं है, लेकिन मिनिमम 7 मेंबर होना चाहिए। दोस्तों अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अनदर कंपनी दैट इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी इज डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसका कोई सब्सिडरी है, ठीक है, लेकिन वो सब्सिडरी जो है प्राइवेट नहीं है तो वो पब्लिक ही माना जाएगा। दोस्तों पब्लिक दूसरा आता है हमारा प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200 मेंबर हो सकते हैं। तो पब्लिक में मिनिमम 7 होनी चाहिए, प्राइवेट में 2 से लेकर 200 के बीच में हो सकते हैं। और मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है प्रिस्क्राइब होता है। मैक्सिमम डज नॉट इंक्लूड मेंबर्स, ठीक है, हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक और नियम है, इट रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर एंड डज नॉट परमिट इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दिया जाता है कि आप सब्सक्राइब करें। एक ऐसा कंपनी जहाँ पे 51% से ज़्यादा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। मान लीजिए कोई कंपनी का शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट 51% से ज़्यादा शेयर खरीद रही है तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है और उनमें लिमिटेड वर्ड को यूज़ नहीं किया जाता है, राइट। लिमिटेड वर्ड को यूज़ नहीं किया जाता है। चलिए उसके बाद दोस्तों 1 पर्सन कंपनी की बात करते हैं। एक ऐसा कंपनी जिसमें केवल एक ही पर्सन हो मेंबर के रूप में और दूसरा पर्सन उसका नॉमिनी हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग 1 पर्सन कंपनी। तो दोस्तों एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न के द्वारा, राइट। और फंक्शन किया जाता है इनके MOA, इन कंपनी का अपना MOA होता है। MOA क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद AOA होता है। AOA क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हैं दोस्तों जो कि आपको ध्यान रखने हैं कंपनीज़ के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं मैंने क्या क्या अभी तक डिस्कशन किया। मैंने आपको बताया कि बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है इंडिविजुअल का, इंस्टीट्यूशन का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ट्रस्ट का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। माइनर का एज 10 के ऊपर हो तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट देंगे तो दोस्तों आप ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन देखिए, आइदर सर्वाइवर है, फॉर्मर सर्वाइवर है या जॉइंटली है। HUF का अकाउंट खोलेंगे कर्ता के साथ जो अकाउंट को ऑपरेट करेगा, और जैसे डेथ हो जाएगा कर्ता का तो जो भी नेक्स्ट लाइन में रहेगा उसे कर्ता माना जाएगा। पार्टनरशिप अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है और क्लोज हो जाता है जैसे ही किसी पार्टनर का डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट को हमने डिस्कशन किया। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे के पार्ट को डिस्कशन करेंगे जो कि पेड मेंबर के लिए अवेलेबल होगा। धन्यवाद।